दरवाजे पर गर्वित की सेक्रेटरी अर्पिता खड़ी थी। गर्वित ने अपने हाथ से उसे अंदर आने का इशारा किया और अर्पिता अपने हाथ में एक बॉक्स और कुछ फाइल्स का ढेर लेकर गर्वित के पास पहुंच गई थी। उसने फाइल्स को और उस बॉक्स को गर्वित की ऑफिस टेबल पर रखा और उसे शांति से सब समझाने लगी थी। गर्वित भी बिना कुछ बोले शांति से अर्पिता की बातों को सुन रहा था और अपनी गर्दन हिलाते हुए ये दर्शाने की कोशिश कर रहा था जैसे मानो उसे सब समझ आ रहा हो। उन फाइल्स का वर्णन करने के बाद जब बारी उस बॉक्स की आई तो अर्पिता ने गर्वित से कहा, नीचे रिसेप्शन वालों ने ये आपके लिए भेजा है सर। ठीक है, गर्वित ने शांति से अर्पिता को जवाब दिया। उसके बाद अपने हाथ से इशारा करते हुए अर्पिता को उस बॉक्स को खाली जगह पर रखने का संकेत देने के बाद गर्वित वापस से अपने काम में मशगूल हो गया था। कुछ दिन पहले गर्वित ने अपने कैबिन में बहुत उत्पात मचाया था और इस वजह से गर्वित का कैबिन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन उस हादसे की वजह से गर्वित एक हफ्ते से भी ज्यादा दिन ऑफिस नहीं आया था और इसी बीच उसका कैबिन वापस से तैयार हो गया था। उस बॉक्स को गर्वित द्वारा बताई जगह पर रखने के बाद गर्वित की सेक्रेटरी अर्पिता वहां से चली गई थी। दूसरी तरफ सूरज कॉल पर उसका और गर्वित जब नौकर गोपाल ने गर्वित को गार्डन में किसी चीज को खोजते हुए देखा तो उत्सुकता के मारे उससे रहा नहीं गया था और उसने गर्वित से पूछा था कि वो क्या ढूंढ रहा है। जब गर्वित ने उसे बताया कि वो एक अंगूठी को ढूंढ रहा है तो नौकर गोपाल ने उसे बता दिया था कि वो अंगूठी उसकी बीवी को मिल गई थी जब वो अपने काम के सिलसिले से जयपुर चला गया था। उस वक्त उसकी परेशान करने वाली औरत छोटे राजमहल में ही रह रही थी। आज यह अंगूठी वापस गर्वित के पास पहुंच गई। इसका मतलब साफ है कि इस अंगूठी को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी परेशान करने वाली औरत ही थी। गर्वित अचानक से भागता हुआ अपने कैबिन से बाहर निकला और अपनी सेक्रेटरी अर्पिता से बोला, ये पैकेज किसने डिलीवर किया है? ये सवाल पूछने के बाद गर्वित को अचानक याद आया कि यह पैकेज नीचे रिसेप्शन वालों ने उठाया था। अर्पिता के जवाब का इंतजार न करते हुए गर्वित सीधा लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन चूंकि लिफ्ट को आने में काफी टाइम लगता इसलिए गर्वित ने सीढ़ियों से नीचे जाते हुए रिसेप्शन पर जाना ठीक समझा था, जिन्होंने वास्तव में उस पार्सल को डिलीवरी वाले आदमी से लिया था। चूंकि गर्वित के ऑफिस में बहुत सारे कुरियर आते थे और रिसेप्शन वालों को इसी काम के लिए रखा गया था, इसीलिए वो जानते थे कि उस पार्सल को किसने दिया है। तुरंत ही रिसेप्शन वालों से उस डिलीवरी वाले आदमी को कॉल करके जानकारी हासिल करने की कोशिश में लगे हुए थे। उस पार्सल पर कुरियर कंपनी का नाम और पता भी लिखा हुआ था, इसलिए वो पार्सल कहां से आया है इसे जानने में कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन असल मकसद तो ये था कि ये पार्सल गर्वित को भेजा किसने था। भले ही गर्वित अंदर ही अंदर ये जानता था कि इस पार्सल को उसकी परेशान करने वाली औरत ने ही भेजा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये पता करना चाहता था कि उसकी परेशान करने वाली औरत रिसेप्शन वालों से उस कुरियर कंपनी के क्लर्क से जानकारी लेना शुरू कर दिया था। उस क्लर्क को अच्छे से याद था कि उस पार्सल को देने के लिए एक लड़की आई थी, लेकिन चूंकि उसने मुंह पर मास्क लगा रखा था इसलिए क्लर्क उसका चेहरा अच्छे से देख नहीं पाया था और हुलिये का ठीक वर्णन भी वो ठीक से नहीं कर सकता था। रिसेप्शन वालों ने जब गर्वित को ये जानकारी दी तो गर्वित कुछ देर तक उस जानकारी को सुनकर अपने मन में विचार विमर्श करने लगा था। कुछ देर बाद गर्वित के मुंह से ठीक है निकला और वो पीछे मुड़कर लिफ्ट लेकर अपने कैबिन की तरफ निकल गया था। जब गर्वित वापस से अपने कैबिन पहुंचा तो सूरज का कॉल समाप्त हो गया था और वो फोन पर ऐसे ही टाइम पर कुरियर करवाया गर्वित के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि गर्वित इतना तेज भागते हुए नीचे क्यों गया था। उसने कुरियर कंपनी से जरूर उस हमशक्ल के बारे में पूछताछ की होगी, लेकिन जब वो वापस आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ और फीका पड़ा था। लगता है उसे संजना की हमशक्ल के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अपने मन ही मन ये सोचते हुए सूरज ने गर्वित की ओर देखा जो नीचे से वापस ऊपर आने के बाद अपने काम में मशगूल हो गया था। कुछ देर गर्वित को घूरने के बाद सूरज ने गर्वित से पूछा, तू आज रात को बाहर जा रहा है ना? गर्वित, जिसका पूरा ध्यान उन फाइल्स में था, उसने सामान्य तौर से सूरज को कहा, मैं कहां जाऊंगा। ये कहने के बाद गर्वित को याद आया कि सूरज ने उसे आज रात को किसी रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहा है। ये सोचते हुए गर्वित ने वापस से अपना मुंह खोलते हुए कहा, हाँ अपन चल रहे हैं ना। ओह फिर ठीक है,
ये कहने के बाद भी सूरज ने कई दफा अपनी गर्दन को बार बार ऊपर करते हुए गर्वित को देखने और उसके मन को समझने की कोशिश की। सूरज को कहीं से भी कोई निराशा या दुख का माहौल गर्वित के चेहरे पर नजर नहीं आया था। इसलिए सूरज ने गर्वित को कहा, मैंने टेबल बुक करवा दी है आज शाम को 7 बजे की। ये सुनकर भी गर्वित के मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकले थे। बस कहते हुए गर्वित अभी भी अपने ध्यान को उन फाइल्स से चिपका कर बैठा हुआ था। उस रात सूरज कार चलाते हुए गर्वित को खाने पर लेकर जा रहा था। रास्ते में गर्वित के फोन पर यूएसए से एक क्लाइंट का कॉल आ गया था। गर्वित ने अंग्रेजी में उस इंसान से लगभग 20 मिनट तक बात की थी और वो सारी की सारी बिजनेस से जुड़ी हुई थी, जिसमें गर्वित ने खुलकर सीधे और स्पष्ट तरीके से अपने सुझाव व्यक्त किए थे। गर्वित की आवाज में शांति थी और उसके विचारों को सुनकर ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि उस अंगूठी की वजह से ये सवाल सूरज को मन को कचोट रहा था। लेकिन अपने भाई जैसे दोस्त को शांत देखकर अंदर ही अंदर सूरज को शायद गर्वित से कई गुना ज्यादा शांति मिल रही थी। डिनर के खत्म होने तक कहीं न कहीं सूरज भी इस बात को मान चुका था कि उसने गर्वित के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, जिसके नतीजे उसके परिणाम के मुकाबले काफी अलग निकले थे। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए सूरज और गर्वित दोनों कुछ बात करते हुए सूरज की कार की तरफ बढ़ने लगे थे। कार इस बार भी सूरज ही चलाने वाला था। ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद सूरज ने कार को स्टार्ट किया और एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हुए जब कार रेस्टोरेंट की पार्किंग से बाहर सड़क पर आ गई तो सूरज ने गर्वित से पूछा, क्या हम छोटे राजमहल चल रहे हैं? नहीं, ऑफिस ले लो। गर्वित ने सूरज की ओर देखा और अपनी शांत आवाज में कहा, अभी भी कुछ काम है जिसे करना बहुत जरूरी है। गर्वित के मुंह से यह सुनने के बाद सूरज के मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं आया। वो बस चुपचाप अपनी कार को गर्वित के ऑफिस की तरफ दौड़ा रहा था। गर्वित के ऑफिस पहुंचने के बाद सूरज ने अपनी कार को गर्वित के ऑफिस की अंडरग्राउंड पार्किंग में नहीं डाला था, बल्कि सड़क पर ही गर्वित को उतारते हुए सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ा था। जब सूरज लगभग अपने घर के काफी नजदीक पहुंच गया था तो उसे अचानक याद आया कि वो अपना कोई एक जरूरी दस्तावेज गर्वित के ऑफिस में ही भूल आया है, जिसकी उसे अगली सुबह 8 बजे की मीटिंग के दौरान जरूरत पड़ेगी। गर्वित अभी भी अपने ऑफिस में ही काम कर रहा है। मुझे लगता है कि कल सुबह जल्दी उठकर सीधा गर्वित के ऑफिस जाना सिर्फ उन दस्तावेज को लेने अच्छा नहीं होगा। थोड़ा झिझकने के बाद सूरज ने वापस अपनी कार मोड़ी और सीधा गर्वित के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा था। गर्वित के ऑफिस पहुंचने के बाद सूरज ने अपनी कार को पार्क किया और लिफ्ट लेकर सीधा गर्वित की कैबिन की तरफ जाने लगा था। लिफ्ट से जब सूरज बाहर निकला तो गर्वित के कैबिन को छोड़कर बाकी हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। सूरज ने स्विच बटन ऑन करते हुए 2 लाइट को जलाया, जिससे उसे गर्वित के कैबिन तक पहुंचने में काफी मदद मिली थी। शायद गर्वित ऑफिस में अकेला था, इसलिए उसके कैबिन का दरवाजा पूरा बंद नहीं था, आधा खुला हुआ था और अंदर से किसी के गाने की आवाज आ रही थी। गर्वित ने म्यूजिक सिस्टम चला रखा था और दर्द भरे गाने चला रहे थे। क्या वो यहां काम करने नहीं आया? वो ऐसे गाने क्यों सुन रहा है? जैसे ही सूरज ने यह सोचा, वैसे ही उसने अपनी गर्दन उस आधे खुले हुए दरवाजे में डालते हुए अंदर का हाल जानने की कोशिश की। सूरज ने जो देखा, उसके बाद सूरज के कदम वहीं के वहीं जम से गए थे। उस अंगूठी को हाथ में पकड़े हुए गर्वित अपने डेस्क पर लेटा हुआ था और उसके कंधे हल्के हल्के उछल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो गर्वित रो रहा हो। म्यूजिक की आवाज काफी तेज थी, लेकिन इसके बावजूद सूरज के कानों में गर्वित के रोने की आवाजें भी साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। सूरज को भी नहीं पता कि वो कब से ऐसे खड़ा रहा था। जब उसने देखा कि गर्वित के कंधे उछलने बंद हो गए और गर्वित शायद सो गया, तब अपने शरीर को हिलाते हुए सूरज गर्वित के कैबिन में घुसा और सोफे के पीछे जाकर छुप गया था। सूरज कुछ देर उस सोफे के पीछे ही छुपा रहा और उसके बाद उसे एहसास हुआ कि गर्वित एक ही गाने को बार बार सुन रहा है, जो सुनने में काफी जाना पहचाना लग रहा था। म्यूजिक से जो सूरज को कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन जब उसने गाने के बोल सुने, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए, तो सूरज को कुछ कुछ याद आने लगा था। कुछ दिन पहले सूरज और गर्वित दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे।
तब एक इंसान ने गर्वित के सामने एक अनोखी शर्त रखी थी। क्या ये वही गाना है जो गर्वित ने शर्त हारने के बाद गाया था? ये कौन सी फिल्म का गाना है और गर्वित इसे बार बार क्यों सुन रहा है? ये सोचते हुए सूरज ने अपना फोन निकाला, क्योंकि उसे उस गाने को सुनने के बाद पता नहीं चल रहा था कि उसका गायक कौन है और वो कौन सी फिल्म का है। इसलिए सूरज ने अपने फोन में ढूंढने की कोशिश की। जब परिणाम सूरज के सामने आए तो सूरज हक्का बक्का रह गया था। वो हमारी अधूरी कहानी फिल्म का गाना था, जिसे एमी मिश्रा ने गाया था। वही एमी मिश्रा जिसको गर्वित अपने प्रपोज वाली रात अपनी परेशान करने वाली औरत के लिए बुलाने वाला था। क्या होगा आगे? क्या सूरज गर्वित को उसी हाल में छोड़ देगा? क्या सूरज अपने दस्तावेज लेकर वहां से निकल जाएगा या फिर गर्वित के गम में शामिल होगा? क्या सूरज भी गर्वित के प्यार को समझते हुए उसे संजना की हमशक्ल यानी आशना को ढूंढने के बारे में कहेगा और गर्वित की मदद करेगा? क्या गर्वित आशना तक बाड़मेर पहुंच पाएगा?